नमस्कार दोस्तों। यूके के द्वारा आज एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। बताया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रही है, इसको देखते हुए ब्रिटेन ने डिसाइड किया है कि ब्लैक सी के अंदर वो वॉरशिप्स को भेजेगा। यहां पर आप रॉयटर्स का आर्टिकल देख सकते हो, यूके वॉरशिप्स टू सेल फॉर ब्लैक सी इन मे एज यूक्रेन रशिया टेंशंस राइजेस। तो यहां पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से यूके ने डिसाइड किया कि वो अपनी वॉरशिप्स को ब्लैक सी के अंदर भेजेगा ताकि यूक्रेन को सपोर्ट मिल सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए यूक्रेन अभी भी नाटो का पार्ट नहीं है। तो यहां पर हम जानेंगे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, इन सबको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021, 22, 23 जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि यहां पर संडे टाइम्स न्यूज़पेपर में सबसे पहले इसके बारे में खबर छापी गई और बताया गया कि ब्रिटिश वॉरशिप्स को ब्लैक सी के अंदर भेजा जाएगा मई के महीने में। अब मैं आपको पहले इसकी लोकेशंस अच्छे से बता देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो अटलांटिक ओशन, यहां पर ऊपर के साइड आपको कहीं ना कहीं यूके देखने को मिलेगा, इस साइड अभी दिख नहीं रहा इधर। तो यूके क्या करेगा, यहां पर मेडिटेरेनियन सी से होते हुए यहां पर आप देख रहे हो बॉस्फोरस स्ट्रेट, तो कई सी इसके अंदर आते हैं। तो यहां पर आपको इसके नाम पता होना चाहिए। तो अगर सपोज मैं कहता हूं मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी के अंदर जाना है, तो यहां पर आपको एजियन सी को क्रॉस करना पड़ेगा। ये आप देख पाओगे एजियन सी है, एजियन सी से आपको जाना पड़ेगा सी ऑफ मरमरा। ये बीच में छोटा सा वाटर बॉडी आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं सी ऑफ मरमरा। लेकिन सी ऑफ मरमरा जो एजियन सी है, इन दोनों को कनेक्ट करता है डार्डेनेलिस स्ट्रेट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सी ऑफ मरमरा से हमें जाना है ब्लैक सी, तो इसके लिए क्रॉस करना पड़ेगा बॉस्फोरस स्ट्रेट, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके आगे भी मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहां पर आपको यूक्रेन रशिया सभी के बाउंड्रीज दिख रहे होंगे ब्लैक सी के अंदर। तो यहां पर क्रीमिया है, क्रीमिया आपको पता होगा कि 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था यूक्रेन से। तो ब्लैक सी को एक और बॉडी कनेक्ट करती है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट किया जाता है क्रिच स्ट्रेट से, यह भी आपको ध्यान रखना है, KERCH। तो ये जितने भी स्ट्रेट्स और सीज मैंने आपको बताए, इन सभी के नाम आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहां पर अब जो यूके है, ब्रिटेन है, उसका कहना है कि यूक्रेन के प्रति हम सॉलिडेरिटी दिखाना चाहते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हो कि जो यूक्रेन है वो छोटा सा देश है, रशिया एक बड़ा देश है, यहां पर उसकी डिफेंस पावर काफी ज्यादा है। तो अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होती है किसी भी प्रकार की, तो जाहिर सी बात है यहां पर रशिया की ही जीत होनी है। इसी को देखते हुए यहां पर कई सारे जो नाटो के मेंबर्स हैं, इनफैक्ट यहां पर नाटो जो है ओवरऑल एक तरह से सपोर्ट में आ गया है यूक्रेन के। और इसी को देखते हुए ब्रिटेन का कहना है कि हम पहले से ही यहां पर मई के महीने में ब्लैक सी के अंदर अपने वॉरशिप्स को भेज देंगे। कौन से वॉरशिप को भेजेंगे, तो वैसे तो ब्रिटेन के पास काफी बड़ा फ्लीट्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे बड़ा है HMS क्वीन एलिजाबेथ, अगर आपने सुना हो तो। लेकिन यहां पर अभी के लिए जो सबसे बड़ा शिप होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको नहीं भेजा जा रहा है। यहां पर बताया जा रहा है कि एक डिस्ट्रॉयर भेजा जाएगा और एक फ्रिगेट्स भेजा जाएगा, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटा होता है। तो यहां पर टाइप 42 डिस्ट्रॉयर होगा, जिसके अंदर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स लगे होंगे, और फ्रिगेट है जिसका नाम है एंटी सबमरीन टाइप 23। इन दोनों को यहां पर ब्लैक सी के अंदर भेजने की पूरी प्लानिंग है। और इन दोनों वॉरशिप्स को सपोर्ट देने के लिए जो ब्रिटेन है, उसका कहना है कि हमारा जो HMS क्वीन एलिजाबेथ है, उसके ऊपर कई सारे जो जेट्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, वो पहले से तैनात रहेंगे कि बाई चांस इमरजेंसी के समय इन दोनों वॉरशिप्स को जरूरत पड़ती है किसी भी प्रकार की, तो यहां से हम इसको आसानी से भेज सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये डिसीजन लिया क्यों गया। ऑब्वियसली बात है, यूके का कहना है कि हम सॉलिडेरिटी दिखाना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो रशिया के अंदर इसकी कैपिटल मॉस्को और जो यूक्रेन है इसकी कैपिटल है कीव, दोनों के बीच में जो टेंशन है लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि यहां पर अगर आप मैप में देखो तो ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो पूरी बाउंड्री आप देख रहे हो यहां पर, तो रशिया लगातार अपने ट्रूप्स का बिल्डअप करते जा रहा है। ये जो ईस्टर्न यहां पर जो बाउंड्री है, एक्चुअली यहां पर रशिया अपने बहुत सारे ट्रूप्स को लगातार तैनात करते जा रहा है। इसी की वजह से यहां पर बार बार आशंका जताई जा रही है कि क्या रशिया अपने सैनिकों को यहां से भेजेगा यूक्रेन के अंदर। क्योंकि काफी समय से एक और चीज कहा जा रहा है कि हो सकता है रशिया प्लानिंग में हो यूक्रेन को तोड़ने के लिए, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो यहां पर यूके के ऑफिशियल्स का कहना है कि लगातार हम यूक्रेन के चर्चा में, जो यूके के ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के हम साथ हैं यहां पर,
पर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और रशिया को यहां पर आह्वान कर रहे हैं कि वो जो एस्केलेशन कर रहा है इसको यहां पर कम करे। इनफैक्ट आपको यहां पर इस तरह के कई आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे कि रशिया और यूक्रेन के द्वारा जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको एक तरह से एक्सपेल करने की बात कही जा रही है। तो चलिए ये तो हमने अभी प्रेजेंट में समझ लिया, लेकिन ये ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 1991 के पहले अगर आप देखोगे तो ये जितना भी रीजन आप देख रहे हो ना, ईस्टर्न यूरोप का जिसको कहते हैं, ये पहले आपको पता होगा कि ये यूएसएसआर के अंदर होता था। तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, उसके बाद आपका रशिया बना। लेकिन उसके बाद रशिया ने क्या किया कि कई सारे रीजन्स के अंदर जो उसके फॉर्मर एक तरह से जगह हुआ करता था, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, उसमें वो इंटरवीन करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि यूक्रेन भी एक ऐसा देश था। और फाइनली 2014 में जाके जो क्राइमिया है उसको एनेक्स कर लिया जाता है रशिया के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हो मैप के अंदर आपको दिख रहा होगा कि यूक्रेन ये पहले इसी का पार्ट हुआ। ये भी एक्चुअली उसकी पुरानी हिस्ट्री रही है, काफी ज्यादा इधर उधर होता रहा है, लेकिन फाइनली 2014 से अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में है, क्योंकि रशिया भी चाहता है कि अगर ये वाला हिस्सा उसके पास रहेगा तो कई तरह से चीजों को वो कंट्रोल कर सकता है। उसकी जो शिप्स वगैरह गुजरने हैं, कई सारी चीजें हैं, वो आराम से यहां से गुजर सकता है। तो इसी की वजह से यहां पर जो क्रीमिया है वो रशिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2014 में यहां पर रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। उसके बाद आप देखिए क्या होता है कि जो पूरा बॉर्डर है आपका, वहां पर प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ने कई सारे रीजन्स को एक तरह से अपने अंडर में ले लिया। मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं। ये जस्ट मैंने आपको दिखाया था रशिया और ये सी ऑफ अजोव है, नीचे मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था सी ऑफ अजोव। तो इसके ऊपर का ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, एक इसको कहते हैं लुहांस्क और नीचे वाला है इसको कहते हैं डोनेट्स्क। ठीक है, तो ये दोनों, ये पूरे रीजन, ये तो रीजन तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन इसका लार्ज हिस्सा ये जो आप देख रहे हो जो कि रशिया के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो यहां पर भी ये यूक्रेन का ही पार्ट है अभी के लिए इंटरनेशनली। लेकिन इस पूरे रीजन में अगर आप देखोगे तो यहां पर प्रो रशियन सेपरेटिस्ट हैं जो कि चाहते हैं कि वो रशिया के साथ आ जाएं। लेकिन जाहिर सी बात है यूक्रेन ये पूरे पार्ट्स को एक साथ रखना चाहता है, वो इसको जाने नहीं देगा। तो इसी को लेकर यहां पर एक तो कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 2014 में ही जब ये क्रीमिया को एनेक्स किया गया था, तो जो प्रो वेस्टर्न डेमोन्स्ट्रेशन है, ये यूक्रेन का ऊपर आप मैप देख रहे हो, तो कीव में यहां पर जो पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूक्रेन के, वो बेसिकली प्रो रशियन एक तरह से बताया जाता है प्रेसिडेंट थे। लेकिन प्रो वेस्टर्न डेमोन्स्ट्रेशंस ने यहां पर क्या किया, अपने प्रेसिडेंट को यहां से हटा दिया। और अभी यहां पर एक तरह से कह सकते हो कि जो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट, वही इस समय बने हुए हैं। इनफैक्ट यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा तो यह भी बोला जाता है कि 2014 में रशिया का पूरा प्लान था कि यूक्रेन को यहां पर हम स्प्लिट कर दें, यूक्रेन को स्प्लिट कर दिया जाए और इसको हम बोलेंगे नोवो रशिया। नोवो रशिया बेसिकली न्यू रशिया कहा जाता है। लेकिन यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस ने एक तरह से जो भी प्लानिंग वगैरह थी किसी प्रकार से उसको रोक दिया था। और उसके बाद से आप लगातार देखोगे तो ये जो पूरा ईस्टर्न रीजन है स्पेसिफिकली यहां पर कॉन्फ्लिक्ट, इनफैक्ट ये जो पूरा रीजन जहां पर प्रो रशियन डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, इनको कहा जाता है डॉनबास। ये जो पूरा रीजन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि डॉनबास, ये रिसेंटली न्यूज में था, ये है क्या? तो यूक्रेन के अंदर ये रीजन है जहां पर प्रो रशियन सेपरेटिस्ट जो हैं वो रहते हैं। इनफैक्ट वहां पर जो लोग हैं उनके पास रशियन पासपोर्ट ऐसा कहा जाता है कि है, ऑल्दो वो यूक्रेन के अंदर रह रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट उनका जो है वो रशिया के द्वारा सप्लाई किया जाता है और कई सारे मदद किए जाते हैं लगातार रशिया की तरफ से। लेकिन फाइनली जाकर 2014 में जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला था, काफी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। 2015 आते आते एक डील कराया गया जिसका नाम था मिन्स्क पीस डील। यहां पर मिन्स्क बेसिकली आपको पता होना चाहिए बेलारूस की कैपिटल है। तो ये जो बेलारूस है, यहीं पर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ ताकि यहां पर जो सीज फायर वगैरह है वो किसी प्रकार से किया जा सके। कई सारे प्रिजनर्स को एक्सचेंज किया गया था 2015 में। बताया जाता है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच 13,000 लोगों की मृत्यु हो गई। यूक्रेन ने कहा है कि इसी साल, ये 2021 में, अभी ऑलरेडी 2-3 महीने के अंदर 26 उनके आर्मी पर्सनल की मृत्यु हो गई है। 2020 में 50 लोगों की मृत्यु हुई थी। जो सेपरेटिस्ट हैं, जो चाहते हैं कि रशिया के साथ जुड़ें, उनका कहना है कि हमारे 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आई होप कि अब आपको ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लगभग समझ में आ गया होगा। और इसीलिए क्या होता है कि लगातार समय समय पर यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी यूक्रेन और रशिया के बीच में। लेकिन अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि अभी प्रेजेंट में वापस से रशिया क्यों थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया है, रशिया अपनी आर्मी को क्यों बिल्ड कर रहा है इस पूरे रीजन के अंदर, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इसमें कई सारे कारण बताए जाते हैं। 2-4 चीजें मैं आपको यहां पर बताता हूं। फरवरी में अगर आप देखोगे तो यूक्रेन ने ऐसे कई सारे स्टेप्स लिए। अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम आप देख पाओगे, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। उन्होंने यहां पर क्या किया कि यूक्रेन के अंदर एक काफी फेमस पर्सनालिटी है विक्टर
उनको यहां पर एक्सपेल कर दिया, सैंक्शंस लगा दिया। वो बेसिकली बताया जाता है कि प्रेसिडेंट पुतिन के काफी करीबी फ्रेंड हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने यहां पर क्या किया, जो प्रो रशियन टीवी के ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको बैन कर दिया। तो एक तो ये कारण हो गया कि यूक्रेन ने ये स्टेप लिया है। दूसरा बताया जा रहा है कि 2015 में जो डील हुआ था, पीस डील हुआ था, मैंने आपको बताया मिन्स्क के अंदर, इसको लेकर भी अभी पूरी तरह से चीजें फुलफिल नहीं की गई हैं। जैसे कि बताया जा रहा था कि ये जो पूरा रीजन मैंने आपको बताया ना, जो कि रशिया के सपोर्टर्स यहां पर रहते हैं, तो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाना था यहां पर पीस डील के अकॉर्डिंगली, लेकिन अभी भी वहां पर कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट आता रहता है। इसके अलावा यह भी रीजन बताया जाता है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक तरह से जो बाइडेन, जो कि अभी नए नए राष्ट्रपति बने हैं यूएस के, उनको एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेप लिया था रशिया के खिलाफ, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टेप तो लिया नहीं था, लेकिन अभी आप देखोगे तो जो बाइडेन कई सारे टफर स्टैंस ले रहे हैं देन ट्रंप, और इसी की वजह से जो पुतिन है वो भी अपने आप को सॉलिड तरीके से यहां पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये हो सकता है। और लास्ट में एक और रीजन बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाने हैं। ध्यान रखिएगा, मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, जो कि सितंबर में होना है। और इसको लेकर आपने एक पर्टिकुलर जो ओपोनेंट है रशिया के अंदर, इनका नाम सुना होगा, एलेक्सी नावल्नी, तो इनके प्रति बहुत सारा सपोर्ट आ गया है, क्योंकि यहां पर रशिया ने उनको जेल में बंद कर दिया है। अभी एग्जैक्टली कहां है किसी को नहीं पता। तो यह भी हो सकता है कि यहां पर रशिया के अंदर जो चुनाव होने हैं, कई सारी चीजें होनी हैं, इसको देखते हुए रशिया एक तरह से पैट्रियोटिज्म और इस तरह की चीजें लाने की कोशिश कर सकता है, यहां पर नेशनलिज्म की भावना, ताकि लोगों का जो सपोर्ट है वो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ बना रहे। तो ये सभी कारण हो सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। लास्ट में यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या नेटो के द्वारा पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है यूक्रेन को? तो देखिए, अभी के लिए याद रखिएगा कि ये 30 मेंबर की बॉडी है, 30 मेंबर की बॉडी है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, 1949 में बनाया गया था यूएस के द्वारा। और ज्यादातर इस समय जब बनाया गया था इसको, तो वेस्ट यूरोपियन जो देश थे वो इसके अंदर शामिल थे, ताकि जो यूएसएसआर है उसको एक तरह से टैकल किया जा सके। लेकिन अभी पेपर के प्रति अगर आप ट्रीटी देखोगे तो अभी यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो नेटो है वो लगातार मदद करता रहता है यूक्रेन के। जैसे कि कई सारे जो आर्म्स हैं, जैसे कि यूएस जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल, ये सभी सप्लाई किए जाते हैं यूक्रेन को, ताकि वो रशिया के खिलाफ लड़ सके। और रशिया को भी ये बात पता है कि अगर वो बहुत ज्यादा प्रवोक करने की कोशिश करेगा तो जो वेस्टर्न मिलिट्री की हेल्प है वो यूक्रेन को दे दी जाएगी। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, उन्होंने यहां पर अर्ज किया है नेटो के मेंबर्स को कि जल्दी से उनके भी मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया जाए, मतलब कि वो नेटो के मेंबर बनना चाहते हैं। तो अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो 31st कंट्री होगा ये। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि नेटो के लिए भी इस समय प्रॉब्लम में है, क्योंकि नेटो बेसिकली क्या कहता है कि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक होगा अगर, तो एक तरह से उन पूरे देशों के ऊपर, मतलब पूरे 30 के 30 देशों के ऊपर अटैक हुआ है तो सभी एक तरह से सपोर्ट में आ जाएंगे। तो नेटो के लिए मुश्किल हो गया है कि अभी प्रेजेंट में क्या यूक्रेन को उसका मेंबर बनाए कि ना बनाए, क्योंकि ये तो फिर डायरेक्टली डिक्लेयर हो जाएगा वॉर के तौर पर। तो अब देखने वाली बात होगी कि अभी जो यूके ने कदम लिया है, आज अनाउंस किया गया है कि वो अपने वॉरशिप्स को भेजेगा, इसको लेकर रशिया का क्या रिएक्शंस आता है, फर्दर इसमें डेवलपमेंट क्या होती है, वो सभी कुछ मैं आपको बताते रहूंगा। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले यहाँ पर क्योंकि हमने मेडिटेरेनियन सी की बात की, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने यूपीएससी में पढ़ा हो तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में आपने सुना होगा, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट डिस्क्राइब्स करता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।